हेलो डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत। आज इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 12 के लेक्चर नंबर 7 को। लेक्चर नंबर 6 तक हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे और हम एल्डिहाइडों का जो ऑक्सीकरण है उसकी हम बात कर रहे थे। एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण में मैंने आपको एक तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन बताई थी टोलेन अभिकर्मक के साथ, और जो दूसरी रिएक्शन मैंने आपको बताई थी वो थी फेलिंग विलियन के साथ। दोनों रिएक्शंस आपने अच्छे से याद कर ली होगी और आज हम अगली रिएक्शन ले रहे हैं और वो है बेनेडिक्ट विलियन के साथ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेनेडिक्ट विलियन होता क्या है। एग्जाम में कई बार तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेनेडिक्ट विलियन क्या होता है। तो सबसे पहले आप बेनेडिक्ट विलियन को याद कीजिएगा। बेनेडिक्ट विलियन होता है कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर। कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का मिक्सचर क्या कहलाता है? बेनेडिक्ट विलियन कहलाता है। वापिस से सुन लीजिएगा, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस सोडियम कार्बोनेट का जो मिश्रण होता है उसे बेनेडिक्ट विलियन कहा जाता है। जब भी हम एल्डिहाइड की अभिक्रिया बेनेडिक्ट विलियन के साथ लिखते हैं तो हमें अभिक्रिया लिखनी होती है CuO के साथ। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो मिक्सचर होता है वो CuO की प्रेजेंस में उपस्थित होता है या CuO की रूप में, CuO की फॉर्म में उपस्थित होता है। किस फॉर्म में उपस्थित होता है? CuO, जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो देखिएगा, ये हमने एल्डिहाइड लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया CuO। CuO का मतलब है बेनेडिक्ट विलियन, क्योंकि इन तीनों का जो मिक्सचर है वो किस फॉर्म में होता है? वो CuO की फॉर्म में होता है, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। तो देखिएगा, जैसे ही आप एल्डिहाइड के अंदर CuO को मिक्स करोगे तो एल्डिहाइड जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगा। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। और जो बेनेडिक्ट विलियन है अर्थात CuO जो है वो Cu2O में अपचयित हो जाएगा। Cu2O में क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा और लाल भूरा क्या आएगा? अवक्षेप आएगा। तो ये रिएक्शन आपको अच्छे से याद कर लेनी है कि जब भी आपको बेनेडिक्ट विलियन के साथ अभिक्रिया पूछे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेनेडिक्ट विलियन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3 का जो मिक्सचर होता है, का जो मिश्रण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बेनेडिक्ट विलियन कहते हैं। और बेनेडिक्ट विलियन किस फॉर्म में होता है? CuO की फॉर्म में। ठीक है, यानी आपको जब भी रिएक्शन लिखनी है तो आपको CuO के साथ रिएक्शन लिखनी है। RCHO प्लस CuO, तो CuO तो ऑक्सीकृत, CuO तो अपचयित हो गया किसमें? Cu2O में, और RCHO ऑक्सीकृत हो गया किसमें? RCOOH में। देखिएगा, CuO में कॉपर का ऑक्सीकरण है +2 और Cu2O में कॉपर का ऑक्सीकरण है +1। तो बताओ, +2 से +1 में जाना अपचयन होता है कि नहीं होता? तो बताओ, बेनेडिक्ट विलियन का क्या हो गया? अपचयन। यानी एल्डिहाइड ने बेनेडिक्ट विलियन को क्या कर दिया? अपचयित कर दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके बाद में हमारा जो अगला बिंदु है वो है कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो देखिएगा, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि कीटोनों का जो ऑक्सीकरण होता है वो आसानी से नहीं होता है। कीटोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। कीटोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो प्रबल ऑक्सीकारक मैंने आपको बताए थे कि H+ KMnO4 या H+ K2Cr2O7, यानी अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम यहाँ पर सांद्र HNO3 भी काम में ले सकते हैं। तो कीटोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें
प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है, जैसे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट या सांद्र HNO3। तो देखिएगा किस प्रकार से हम कीटोनों की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखते हैं। देखिएगा ये मान लीजिएगा हमारे पास में कीटोन है, इसका आपको करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करने के लिए सबसे पहली बात आपको ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। तो इसमें से कोई भी एक ऑक्सीकारक आप यहाँ पर लिख सकते हैं या परीक्षा में आपको दिया हुआ आएगा, ठीक है। तो मान लीजिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H+KMnO4 और हम क्या करवा रहे हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को इस प्रकार से शो कर देंगे। तो कीटोनों का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो देखो ये जो CO और ये जो कार्बन होता है, यानी जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ होगा उसका कार्बन और कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। और इस कार्बन पे आपको OH जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, OH। तो CH3COOH प्लस ये वाला जो भाग है वो भी एसिड में चेंज हो जाएगा। और एक कार्बन का एसिड क्या होता है आपको पता है, HCOOH। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कीटोनों का ऑक्सीकरण करने की रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाए तो आपको करना क्या है, CO समूह और CH3 समूह के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। इस वाले कार्बन पर यानी CO समूह के कार्बन पर आपको OH जोड़ देना है और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग आपको एसिड बना देना है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड क्या होगा, HCOOH, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ये तो होता है एसिटिक अम्ल और ये होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। यह एक सममित कीटोन है। जैसे मैं एक और कीटोन लेता हूं CH3 CH2 CO CH2 CH3, इसका आपको ऑक्सीकरण करना हो तो आप इनमें से कोई एक ऑक्सीकारक लेंगे या आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे O और आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, आपको कार्बोनिल समूह के कार्बन और एल्किल समूह के कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देना है। इस कार्बन पे आपको OH लगाना है, आपने लगा दिया, क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया यानी जो एल्किल समूह बच गया उसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने हैं। कितने कार्बन है इसमें, 2। तो 2 कार्बन का आपको एसिड बनाना है और 2 कार्बन का एसिड क्या होता है, CH3 COOH, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रोपेनोइक अम्ल और ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो कीटोन है वो एक सममित कीटोन है। सममित कीटोन का मतलब CO समूह के ऊपर लगे हुए दोनों एल्किल समूह आपस में क्या है, समान है। यह भी एक सममित कीटोन है। इस CO समूह के ऊपर लगे हुए दोनों एल्किल समूह आपस में क्या है, समान है। जब CO समूह के ऊपर लगे हुए दोनों एल्किल समूह समान होते हैं अर्थात कीटोन जब सममित होता है तो आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं, इस बॉन्ड को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और वो बात क्या है, पोपाफ का नियम। तो हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर पोपाफ का नियम। पोपाफ का नियम, पोपाफ का नियम हमें बताएगा कि यदि असममित कीटोन हो, यदि असममित कीटोन हो अर्थात CO समूह पर लगे हुए दोनों एल्किल समूह आपस में समान नहीं हो तो आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। जब कीटोन सममित होता है तो आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों तरफ परिस्थितियां क्या है, समान। लेकिन यदि दोनों तरफ के एल्किल समूह समान नहीं हो, जैसे मैं लिखता हूं CH3 CH2 CO CH3, इस कीटोन को आप ध्यान से देखिएगा, यह एक असममित कीटोन है।
यह कैसा कीटोन है? असम्मित कीटोन है। और ये दोनों कीटोन कैसे थे? सम्मित। ये असम्मित कीटोन क्यों है? क्योंकि CO समूह के एक तरफ तो एथिल समूह लगा हुआ है और एक तरफ मेथिल समूह लगा हुआ है। तो इसका हमें करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए आप कोई भी एक ऑक्सीकारक इनमें से काम में ले सकते हैं, या आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा और आपको रिएक्शन पूरी करने का कहा जाएगा। तो आपको जब असम्मित कीटोन का ऑक्सीकरण करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि CO समूह जो है उसको छोटे एल्किल समूह के साथ लेना है। CO को छोटे एल्किल समूह के साथ लेना है। देखिएगा, ये एल्किल समूह क्या है? बड़ा है। ये एल्किल समूह क्या है? छोटा। सर ये बड़ा क्यों है? क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और इसमें केवल कितना कार्बन है? 1 कार्बन है। तो CO समूह को किसके साथ लेना है? छोटे एल्किल समूह के साथ। और छोटे एल्किल समूह को के साथ यदि आप CO समूह को लेते हो तो आपको ये वाला बॉन्ड क्या करना होगा? ब्रेक करना होगा। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो CO किसके साथ जाएगा? CH3 के साथ। और अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो CO किसके साथ आएगा? CH2 CH3 के साथ। तो आपको CO को किसके साथ लेना है? CH3 के साथ। तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर ये जो समूह है इसके आप इस कार्बन के OH लगा देंगे और 2 कार्बन का क्या बना देंगे? एसिड। तो एक तो बन जाएगा CH3, 2 कार्बन का एसिड बनाएंगे पहले, CH3COOH प्लस ये जो समूह है इस समूह के इस कार्बन पर आप क्या लगा देंगे? OH लगा देंगे। तो ये क्या है? पोपाफ का नियम। तो पर्टिकुलर आपसे पोपाफ का नियम भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि असम्मित कीटोन के ऑक्सीकरण में CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है और इसे क्या कहा जाता है? पोपाफ का नियम कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा कीटोनों का ऑक्सीकरण, जिसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो कौन सा नियम ध्यान रखना है? पोपाफ का नियम। पोपाफ का नियम क्या कहता है कि असम्मित कीटोन के ऑक्सीकरण में, ये असम्मित कीटोन है कि नहीं है? असम्मित कीटोन के ऑक्सीकरण में CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि पोपाफ का नियम क्या होता है। पोपाफ का नियम होता है असम्मित कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए। यह नियम हमें बताता है कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। हमें वो बॉन्ड ब्रेक करना है जिस बॉन्ड के ब्रेक करने से CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ चला जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ये एक सम्मित कीटोन है, इसमें आप चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक करो चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह भी एक सम्मित कीटोन है, लेकिन ये कीटोन कैसा है? असम्मित। तो इसमें आपको वो वाला बॉन्ड ब्रेक करना है जिसके ब्रेक होने से, जिसके टूटने से CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाए। तो आपने देखा CO समूह कौन से एल्किल समूह के साथ गया? छोटे एल्किल समूह के साथ। तो ये था हमारा पोपाफ का नियम। ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि कीटोनों का जो ऑक्सीकरण होता है वो आसानी से नहीं होता है। कीटोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होता है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन कीटोनों का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता। कीटोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता होती है। तो प्रबल ऑक्सीकारक मैंने आपको बताए थे कि H+ KMnO4 या H+ K2Cr2O7, यानी अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, या हम यहाँ पर सांद्र HNO3 भी काम में ले सकते हैं। तो कीटोनों का ऑक्सीकरण करने के लिए हमें प्रबल ऑक्सीकारकों की आवश्यकता होती है, जैसे अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट या सांद्र HNO3। तो देखिएगा किस प्रकार से हम कीटोनों की ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखते हैं। देखिएगा, ये मान लीजिए हमारे पास में कीटोन है,
इसका आपको करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करने के लिए सबसे पहली बात आपको ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी। तो इसमें से कोई भी एक ऑक्सीकारक आप यहाँ पर लिख सकते हैं या परीक्षा में आपको दिया हुआ आएगा। ठीक है, तो मान लीजिएगा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H+KMnO4 और हम क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन को इस प्रकार से शो कर देंगे। तो कीटोनों का जब भी ऑक्सीकरण होता है तो देखो ये जो CO और ये जो कार्बन होता है, यानी जो एल्किल ग्रुप लगा हुआ होगा उसका कार्बन और कार्बोनिल समूह का जो कार्बन है उसके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है। ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक। और इस कार्बन पे आपको OH जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, OH। तो CH3COOH प्लस ये वाला जो भाग है वो भी एसिड में चेंज हो जाएगा। और एक कार्बन का एसिड क्या होता है आपको पता है, HCOOH। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको कीटोनों का ऑक्सीकरण करने की रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाए तो आपको करना क्या है, CO समूह और CH3 समूह के बीच का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। इस वाले कार्बन पर यानी CO समूह के कार्बन पर आपको OH जोड़ देना है और जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग आपको एसिड बना देना है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन है तो एक कार्बन का एसिड क्या होगा, HCOOH, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल। ये तो होता है एसिटिक अम्ल और ये होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, यह एक सममित कीटोन है। जैसे मैं एक और कीटोन लेता हूं, CH3 CH2 CO CH2 CH3। इसका आपको ऑक्सीकरण करना हो तो आप इनमें से कोई एक ऑक्सीकारक लेंगे या आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे O और आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है, आपको कार्बोनिल समूह के कार्बन और एल्किल समूह के कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ देना है। इस कार्बन पे आपको OH लगाना है। आपने लगा दिया, क्या बनेगा, CH3 CH2 COOH। अब जो रिमेनिंग पार्ट बच गया यानी जो एल्किल समूह बच गया उसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखने, कितने कार्बन है इसमें, 2। तो 2 कार्बन का आपको एसिड बनाना है और 2 कार्बन का एसिड क्या होता है, CH3 COOH। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोपेनोइक अम्ल और ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो कीटोन है वो एक सममित कीटोन है। सममित कीटोन का मतलब CO समूह के ऊपर लगे हुए दोनों एल्किल समूह आपस में क्या है, समान है। यह भी एक सममित कीटोन है। इस CO समूह के ऊपर लगे हुए दोनों एल्किल समूह आपस में क्या है, समान है। जब CO समूह के ऊपर लगे हुए दोनों एल्किल समूह समान होते हैं, अर्थात कीटोन जब सममित होता है तो आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर सकते हैं, इस बॉन्ड को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है और वो बात क्या है, पोपाफ का नियम। तो हमारा अगला टॉपिक है इसके अंदर पोपाफ का नियम। पोपाफ का नियम, पोपाफ का नियम हमें बताएगा कि यदि असममित कीटोन हो, यदि असममित कीटोन हो अर्थात CO समूह पर लगे हुए दोनों एल्किल समूह आपस में समान नहीं हो तो आपको कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। जब कीटोन सममित होता है तो आप किसी भी बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों तरफ परिस्थितियां क्या है, समान। लेकिन यदि दोनों तरफ के एल्किल समूह समान नहीं हो, जैसे मैं लिखता हूं CH3 CH2 CO CH3, इस कीटोन को आप ध्यान से देखिएगा, यह एक असममित कीटोन है। यह एक कैसा कीटोन है, असममित कीटोन है। और ये दोनों कीटोन कैसे थे, सममित। ये असममित कीटोन क्यों है, क्योंकि CO समूह के एक तरफ तो एथिल समूह लगा हुआ है और एक तरफ मेथिल समूह लगा हुआ है। तो इसका हमें करना है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के लिए आप
कोई भी एक ऑक्सीकारक इनमें से काम में ले सकते हैं, या आपको एग्जाम में दिया हुआ आएगा और आपको रिएक्शन पूरी करने का कहा जाएगा। तो आपको जब असममित कीटोन का ऑक्सीकरण करना हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि CO समूह जो है उसको छोटे एल्किल समूह के साथ लेना है। CO को छोटे एल्किल समूह के साथ लेना है। देखिएगा ये एल्किल समूह क्या है, बड़ा है, ये एल्किल समूह क्या है, छोटा। सर ये बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है और इसमें केवल कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। तो CO समूह को किसके साथ लेना है, छोटे एल्किल समूह के साथ। और छोटे एल्किल समूह को के साथ यदि आप CO समूह को लेते हो तो आपको ये वाला बॉन्ड क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो CO किसके साथ जाएगा, CH3 के साथ। और अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करते हो तो CO किसके साथ आएगा, CH2 CH3 के साथ। तो आपको CO को किसके साथ लेना है, CH3 के साथ। तो आप ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो फिर ये जो समूह है इसके आप इस कार्बन के OH लगा देंगे और 2 कार्बन का क्या बना देंगे, एसिड। तो एक तो बन जाएगा CH3, 2 कार्बन का एसिड बनाएंगे पहले, CH3COOH प्लस ये जो समूह है इस समूह के इस कार्बन पर आप क्या लगा देंगे, OH लगा देंगे। तो ये क्या है, पोपाफ का नियम। तो पर्टिकुलर आपसे पोपाफ का नियम भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि असममित कीटोन के ऑक्सीकरण में CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है और इसे क्या कहा जाता है, पोपाफ का नियम कहा जाता है। तो ये हमने पढ़ा कीटोनों का ऑक्सीकरण, जिसमें आपको जो मेन बात ध्यान रखनी है वो कौन सा नियम ध्यान रखना है, पोपाफ का नियम। पोपाफ का नियम क्या कहता है कि असममित कीटोन के ऑक्सीकरण में, ये असममित कीटोन है कि नहीं है, असममित कीटोन के ऑक्सीकरण में CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाता है। तो बिल्कुल आपके समझ में आ गया होगा कि पोपाफ का नियम क्या होता है। पोपाफ का नियम होता है असममित कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए। यह नियम हमें बताता है कि हमें कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना है। हमें वो बॉन्ड ब्रेक करना है जिस बॉन्ड के ब्रेक करने से CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ चला जाए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिएगा ये एक सममित कीटोन है, इसमें आप चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक करो चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यह भी एक सममित कीटोन है, लेकिन ये कीटोन कैसा है, असममित। तो इसमें आपको वो वाला बॉन्ड ब्रेक करना है जिसके ब्रेक होने से, जिसके टूटने से CO समूह छोटे एल्किल समूह के साथ जाए। तो आपने देखा CO समूह कौन से एल्किल समूह के साथ गया, छोटे एल्किल समूह के साथ। तो ये था हमारा पोपाफ का नियम। कीटोनों के ऑक्सीकरण के बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है बेयर-विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर-विलीगर ऑक्सीकरण एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इस ऑक्सीकरण के द्वारा हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण कर सकते हैं। तो इस ऑक्सीकरण को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बात ध्यान होनी चाहिए। एक यौगिक होता है, एक एसिड होता है जिसे कहते हैं पर अम्ल। क्या कहते हैं, पर अम्ल या पर एसिड। तो पर एसिड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सर पर अम्ल क्या होता है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम तो आप जानते ही हो, RCOOH। ये होता है अम्ल। ये क्या होता है, अम्ल होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, आपने इसको बहुत बार पढ़ा है, अभी भी हमने इसकी बात की थी। ये क्या है, एक पर अम्ल है। यदि पर अम्ल में एक और ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए, इसमें एक और ऑक्सीजन यदि हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा,
COOOH। ये देखिएगा, ये तो है अम्ल, इसमें हमने एक और ऑक्सीजन ऐड कर दी, जोड़ दी। तो अब जो एसिड बना उसे क्या कहते हैं? पर अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर अम्ल। तो ये क्या है बच्चों? ये पर अम्ल है। सर पर अम्ल आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बेर विनेगर जो ऑक्सीकरण है वो पर अम्ल की उपस्थिति में होता है, या हम कहें पर अम्ल के द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा कि पर अम्ल क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में एक ऑक्सीजन ऐड कर दी जाए तो जो अम्ल बनता है उसे क्या कहते हैं? पर अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? पर अम्ल। जैसे ये है RCOOH और ये क्या है? देखो RCOOH, ये क्या है? पर अम्ल है। पर अम्ल का मतलब एक अधिक ऑक्सीजन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे ये आप जानते हो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसे हम क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब इसमें एक ऑक्सीजन और आप ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? CH3COOH। इसमें 2 ऑक्सीजन है, इसमें कितनी है? 3। इसे तो कहते हैं इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। इसे क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं। तो बताओ इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा पर एसिटिक अम्ल। पर एसिटिक अम्ल। जैसे C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल। इसमें एक ऑक्सीजन आप ऐड कीजिएगा, तो जैसे ही आप इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो आपके पास फॉर्मूला आएगा C6H5COOH। इसे क्या कहेंगे? पर बेंजोइक अम्ल। तो एक तो होता है एसिटिक अम्ल, एक होता है पर एसिटिक अम्ल, एक होता है बेंजोइक अम्ल, एक होता है पर बेंजोइक अम्ल। तो आप पर अम्ल का मतलब समझ गए होंगे कि जिसमें एक ऑक्सीजन सामान्य अम्ल की तुलना में क्या हो? ज्यादा हो। सामान्य कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में एक ऑक्सीजन ज्यादा वाला जो अम्ल होता है उसे क्या कहा जाता है? पर अम्ल। और बेर विनेगर ऑक्सीकरण पर अम्ल के द्वारा संपन्न होता है। तो किस प्रकार संपन्न होता है वो हमें सीखना है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। देखिएगा, बेर विनेगर ऑक्सीकरण एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का हम करवा सकते हैं, और आपकी बुक में दोनों के बेर विनेगर ऑक्सीकरण दे भी रखे हैं। तो सबसे पहले मैं एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाता हूं पर अम्ल के द्वारा। तो ये है एल्डिहाइड RCHO। यहाँ पे हम लिखेंगे पर अम्ल, जैसे हमने लिख लिया RC≡OOH। ये क्या है? पर अम्ल है। और ये क्या है? एल्डिहाइड। पर अम्ल में जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है उसको आपको निकालना है और एल्डिहाइड में जोड़ देना है। बस इतना सा काम करना है। रिएक्शन बहुत इजी है कि आपको करना क्या है कि पर अम्ल से एक ऑक्सीजन निकालनी है और उसको किसमें जोड़ देना है? एल्डिहाइड में। तो यहां से एक ऑक्सीजन आप निकालोगे, यहां से एक ऑक्सीजन निकालोगे और उसको किसमें जोड़ दोगे? इसके अंदर। तो बताओ ये क्या बन जाएगा? RC≡OH प्लस इसमें एक ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो क्या बनेगा? RCOOH। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु बन गए। तो बहुत इजी रिएक्शन है। जैसे आपको परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, CH3CHO प्लस CH3COOH। तो बताओ ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है? पर एसिटिक अम्ल। तो आपको करना क्या है कि जो पर अम्ल हो जिसमें 3 ऑक्सीजन हो उसमें से एक ऑक्सीजन निकाल के एल्डिहाइड में जोड़ देनी है। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3COOH प्लस CH3COOH। ठीक इसी प्रकार की रिएक्शन हम कीटोन के भी लिख सकते हैं। जैसे हमने लिया कीटोन RCOR और इसकी रिएक्शन हमने करवा दी पर अम्ल के साथ। तो पर अम्ल से आपको एक ऑक्सीजन निकाल करके कीटोन में जोड़ देनी है। तो क्या बन जाएगा? RCOOR
प्लस आर सी ओ ओ एच। एक तो बन गया एस्टर, एक बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम एल्डिहाइड का बेरविल लेकर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो दोनों ही अणु अम्ल के प्राप्त होते हैं। ये भी अम्ल है यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये भी क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यदि हम कीटोन का बेरविल लेकर ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हमें एक अणु एस्टर का मिलता है और एक अणु में हमें किसका मिलता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये था बेरविल ऑक्सीकरण। इसके बाद में हम बात करेंगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपकी बुक में दे रखी है जो आपको याद करनी है। तो देखिएगा, कार्बोनिल यौगिकों के यदि हम अपचयन की बात करें तो हमारे सिलेबस में कौन कौन से अपचयन हैं उनके एक बार आप नाम देख लीजिएगा। सबसे पहला अपचयन है हाइड्रोजन निकल पीटी पीडी द्वारा, हाइड्रोजन निकल पीटी पीडी द्वारा। दूसरा है मीरवाइन पॉन्डॉफ वर्ल्डी अपचयन, मीरवाइन पॉन्डॉफ वर्ल्डी अपचयन। तीसरा है क्लीमेंसन अपचयन, तीसरा कौन सा है, क्लीमेंसन अपचयन। चौथा है वुल्फ किस्नर अपचयन। पांचवा है हुग मिनलान अपचयन। और छठा है लाल फोस्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन। तो ये कुछ अपचयन मैंने आपको आपकी बुक में से बताए हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कार्बोनिल यौगिकों का जो अपचयन है वो हाइड्रोजन निकल पीटी द्वारा किया जा सकता है, मीरवाइन पॉन्डॉफ वर्ल्डी अपचयन के द्वारा किया जा सकता है, क्लीमेंसन अपचयन, वुल्फ किस्नर अपचयन, हुंग मिलनान अपचयन और लाल फोस्फोरस व HI द्वारा अपचयन। तो देखिएगा, बहुत आसान सी रिएक्शन है। जैसे हमने लिया एक एल्डिहाइड RCHO और अपचयन करवाया गया हाइड्रोजन निकल या
Pt या Pd के द्वारा। ठीक है, तो रिएक्शन आपको एग्जाम में किस प्रकार पूछी जाएगी, ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन लिखी हुई रहेगी और आपको कहा जाएगा रिएक्शन को क्या कीजिएगा, पूरा कीजिएगा। तो आपको करना क्या है, देखिएगा यहाँ पर आपके पास कितने हाइड्रोजन है, 2। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ना है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जोड़ देना है। एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ना है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जोड़ना है। तो इस कार्बन पे जब आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो इस कार्बन पर अब कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2। और इस ऑक्सीजन पे यदि आप हाइड्रोजन जोड़ोगे तो ऑक्सीजन किस में बदल जाएगा, OH में। तो बताओ, मैंने आपको कहा ना कि निकल पीडी की उपस्थिति में यदि हाइड्रोजन गैस के द्वारा अपचयन करवाया जाता है तो क्या बनता है, एल्कोहल। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम में इस प्रकार से रिएक्शन दी जाएगी, CH3CHO प्लस H2, यहाँ पे लिख के दे देगा निकल या Pt या Pd। ठीक है, तो आपको एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़नी है और एक हाइड्रोजन आपको इस ऑक्सीजन पे जोड़ देनी है। तो बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, अब हम एक कीटोन का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया कीटोन RC++OR, हमने यहाँ पर लिख दिया H2 और यहाँ लिख दिया निकल Pt या Pd। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़नी है और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर। तो क्या बनेगा, RCRHOH। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, CH3C++OCH3 प्लस H2, यहाँ पे हमने ले लिया निकल Pt या Pd। तो देखिएगा एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर, CH3CH3OH। तो आप देख रहे हैं कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन निकल पीडी की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है और ये भी क्या है, एल्कोहल। ये कीटोन का था अपचयन और ये एल्डिहाइड का। अब यहाँ पर आप एक बात नोट कीजिएगा, ये जो एल्कोहल आपको प्राप्त हुआ वो किस प्रकार का है, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड का जब भी हम अपचयन करवाते हैं तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्डिहाइड के अपचयन से हमें कौन सा एल्कोहल प्राप्त होता है, 1 डिग्री। और कीटोन का जब हम अपचयन करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। ये देखिएगा 2 डिग्री एल्कोहल है। सर 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि OH 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा हुआ रहेगा और 2 डिग्री कार्बन वो कार्बन होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ हो। 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, जिसमें OH 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है और 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जो एक कार्बन से सीधा जुड़ा होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम एल्डिहाइड का हाइड्रोजन निकल पीडी के द्वारा अपचयन करवाते हैं तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है और कीटोन का जब हम निकल पीडी के द्वारा अपचयन करवाते हैं तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हम यदि कार्बोनिल यौगिक से अल्कोहल बनाना चाहते हैं, ये जो रिएक्शन है वो कार्बोनिल यौगिक को किस में बदल रही है, अल्कोहल में। कार्बोनिल यौगिक को किस में बदल रही है, अल्कोहल में। यदि हम कार्बोनिल यौगिक को अल्कोहल में अपचयित करना चाहते हैं तो हमें क्या काम में लेना होगा, हाइड्रोजन निकल Pt या Pd, हाइड्रोजन के साथ निकल Pt या Pd। परंतु हम कार्बोनिल यौगिक को अल्कोहल में, कार्बोनिल यौगिक को अल्कोहल में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड के द्वारा भी अपचयित कर सकते हैं या कार्बोनिल यौगिक को अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड के द्वारा। और ये दोनों जो अभिकर्मक होते हैं इनकी एक विशेषता होती है कि ये डबल बॉन्ड को अपचयित नहीं करते हैं। जैसे एक रिएक्शन में आपके सामने लिख रहा हूं, CH3CH डबल बॉन्ड CHO, ये हमारा एक कार्बोनिल यौगिक है लेकिन इसमें असंतृप्तता उपस्थित है।
यहाँ पर ये क्या है, डबल बॉन्ड है, क्या है, डबल बॉन्ड। यदि आप इसका अपचयन हाइड्रोजन के द्वारा करवाते हो निकल पीटी पीडी की उपस्थिति में, तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इसको तो अपचेत करेगी, साथ ही साथ किसको अपचेत कर देगी, डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को भी अपचेत कर देगी। यानी एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 OH। देखिएगा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ा, एक हाइड्रोजन इस पे जोड़ा। यदि आप निकल पीडी की उपस्थिति में अपचयन करवाते हो तो डबल बॉन्ड भी किस में चेंज हो जाता है, सिंगल बॉन्ड में। लेकिन यही अपचयन यदि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड के द्वारा करवाते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड द्वारा करवाते हो, तो डबल बॉन्ड अनअफेक्टेड रहता है, डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं होता। यानी हाइड्रोजन सिर्फ कहाँ जुड़ेगी, इस कार्बन पर और इस ऑक्सीजन पर। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH और यहाँ पर क्या लग जाएगा, CH2, या हम कह सकते हैं CH2OH। तो ये रिएक्शन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि आपको एक डबल बॉन्ड वाला कार्बोनिल यौगिक दे दे, एक डबल बॉन्ड वाला कार्बोनिल यौगिक दे दे और साथ में आपको लिख के दे दे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आपको करना क्या है कि डबल बॉन्ड का अपचयन नहीं करवाना। लेकिन यदि आपको हाइड्रोजन गैस लिखी हुई मिल जाए और साथ में निकल पीटी या पीडी लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको डबल बॉन्ड को भी किस में चेंज कर देना है, सिंगल बॉन्ड में। तो ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है, इसलिए एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये हमने बात कर ली नंबर 1, यानी रिडक्शन नंबर 1, हाइड्रोजन निकल पीडी के द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इस वीडियो को जितना अधिक हो सके उतना ज़्यादा आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इस वीडियो का, इस चैनल का क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। हाइड्रोजन निकल पीडी के द्वारा अपचयन के बाद दूसरा जो अपचयन है उसका नाम है मीरवाइन पोंडोफ वर्ली अपचयन, मीरवाइन पोंडोफ वर्ली अपचयन। और इस अपचयन में हम एक कार्बोनिल यौगिक लेते हैं, जैसे हमने ले लिया कीटोन, और इसकी रिएक्शन द्वितीयक एल्कोहल के साथ करवाई जाती है। ये तो हो गया हमारा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, और ये हो गया हमारा द्वितीयक एल्कोहल। कार्बोनिल यौगिक प्लस द्वितीयक एल्कोहल। और इस रिएक्शन में एक उत्प्रेरक होता है जिसका नाम होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, जिसका फॉर्मूला भी आपको याद करना है। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला होता है CH3, इसे कहते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप। यदि हम यहाँ पर ऑक्सीजन लगा दें तो इसे कहते हैं इसे कहते हैं आइसोप्रोपोक्साइड समूह। और इसके 3 मॉलिक्यूल्स को लेकर या 3 आयंस को लेकर एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट कर दें तो ये क्या होता है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड।
एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में द्वितीयक अल्कोहल और कार्बोनिल यौगिक की क्या करवाई जाती है, रिएक्शन करवाई जाती है। तो कार्बोनिल यौगिक जो होता है उसका क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। यहाँ से एक H निकलता है, वो इस कार्बन पे जाके जुड़ता है, और ये वाला H जो है वो इस ऑक्सीजन पे जाके जुड़ जाता है। तो जो द्वितीयक अल्कोहल होगा वो कीटोन में चेंज हो जाएगा, और जो कीटोन होगा वो द्वितीयक अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और क्या प्रोडक्ट बनेंगे, देखिएगा RCHOH R प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो बताओ कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किस में हुआ, अल्कोहल में, और कौन सा अल्कोहल बना, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। और ये वाली जो रिएक्शन है मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको एक ओपेन और ऑक्सीकरण पढ़ाया था, ओपेन और ऑक्सीकरण, ओपेन और ऑक्सीकरण। ये जो मीरवाइन पॉन्डोर्फ-वर्ली अपचयन है ये ओपेन और ऑक्सीकरण की विपरीत अभिक्रिया है। ओपेन और ऑक्सीकरण में हम क्या करते हैं, इन दोनों को लेते हैं और यहाँ पर लेते हैं एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड, तो ये दोनों हमें प्राप्त होते हैं। और मीरवाइन पॉन्डोर्फ-वर्ली अपचयन में हम ये दोनों लेते हैं और वो दोनों हमें प्राप्त होते हैं। तो यदि आपको ओपेन और ऑक्सीकरण लिखना हो तो इसको उल्टा करके लिखना है, और यहाँ पर क्या लिख देना है, एल्यूमिनियम टर्सरी ब्यूटोक्साइड। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वाला वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको ओपेन और ऑक्सीकरण पढ़ाया था। तो ये था हमारा मीरवाइन पॉन्डोर्फ-वर्ली अपचयन, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इस अपचयन में भी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किसमें होता है, अल्कोहल में। नंबर 3 है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा जब हम किसी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाते हैं, क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा जब हम किसी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाते हैं तो हमें अल्कोहल प्राप्त नहीं होते हैं। अभी तक हमने जो 2 रिएक्शन पढ़ी उन दोनों में हमने देखा कि कार्बोनिल यौगिक अपचयित होकर अल्कोहल बना रहे थे, लेकिन अब जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं यानी क्लीमेंसन अपचयन या इसके आगे की जो भी अपचयन अपन पढ़ेंगे उन सब में अब अल्कोहल नहीं बनेगा, उनमें क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो क्लीमेंसन अपचयन के लिए आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि इसमें जो अपचायक होता है वो कौन होता है। इसका अपचायक आप बहुत अच्छे से याद कर लें, क्योंकि रिएक्शन आसान है, अपचायक याद रखना थोड़ा बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहता है। तो अपचायक इसका अच्छे से याद कर लें, जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl, ये इस अभिक्रिया का क्या होता है, अपचायक होता है। इसको आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि क्लीमेंसन अपचयन में अपचायक के रूप में क्या काम में लिया जाता है। कई बार तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि क्लीमेंसन अपचयन का अपचायक कौन होता है। तो जिंक Hg के साथ किसी भी धातु को यदि आप बोलते हो लोहे के अतिरिक्त, तो जो मिश्रण बनता है उसे अमलगम कहा जाता है। तो ये है जिंक अमलगम प्लस सांद्र HCl। और हम रिएक्शन किस प्रकार लिखेंगे, हमें लेंगे कार्बोनिल यौगिक, तो हमने ले लिया जैसे एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे अपचायक जिंक Hg प्लस सांद्र HCl, जिंक Hg प्लस सांद्र HCl। अब इसमें करना क्या है आपको, यहाँ पर आपको 4 हाइड्रोजन काम में लेने हैं। कितने हाइड्रोजन काम में लेने हैं, 4। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस अभिक्रिया में हम कितने हाइड्रोजन काम में लेते हैं, 4। इन 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन तो इस कार्बन पे जोड़ने हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्लीमेंसन अपचयन से हाइड्रोकार्बन बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा। अल्कोहल यदि बनता तो हम केवल कितने हाइड्रोजन काम में लेते, 2। तो यहाँ पर हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन बनते हैं, इसलिए 4 हाइड्रोजन हम काम में लेंगे, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जोड़ देंगे और बाकी के जो 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके जलकाणु बाहर निकाल देंगे। तो बताओ क्या बन जाएगा, RCH, इस पर कितने हाइड्रोजन जोड़े आपने, 2। और ऑक्सीजन किस रूप में बाहर निकल जाएगा, जल के रूप में।
तो सीधी सी बात ये है कि CO समूह CH2 में चेंज हो जाता है। क्लीमेंसन अपचयन में CO समूह किस में चेंज हो जाता है? CH2 में। ये बात यदि आपको याद है, अपचय यदि आपको याद है, तो आप बोर्ड परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि क्लीमेंसन अपचयन में CO समूह किस में चेंज होता है? CH2 में। क्लीमेंसन अपचयन में CO समूह किस में चेंज होता है? CH2 में। ये देखो CO समूह किस में चेंज हो गया? CH2 में। यानी CO की जगह आपको क्या लगा देना है? CH2। या फिर 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन कार्बन पे जोड़ोगे तो कार्बन तो बन जाएगा CH2 और ऑक्सीजन बाकी के जो 2 हाइड्रोजन बच गए उसके साथ जुड़ करके क्या बनाएगा? जल बनाएगा। जैसे हम कीटोन लेते हैं RC≡OR प्लस हमने लिया अपचायक जिंक Hg प्लस सांद्र HCl और यहाँ पे हमने ले लिया 4H। तो CO को CH2 में बदल दो या फिर 2 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, तो CO CH2 में चेंज हो जाएगा। ये कौन सा अपचयन है? ये है क्लीमेंसन अपचयन, जिसमें अपचयक के रूप में क्या काम में लिया जाता है? जिंक Hg प्लस सांद्र HCl। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा? या तो आपको कहा जाएगा कि क्लीमेंसन अपचयन क्या होता है, अभिक्रिया लिख के बताओ। क्लीमेंसन अपचयन की अभिक्रिया लिखो या रासायनिक समीकरण लिखो, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया को क्या करो? पूरा करो। तो कैसे आएगा देखिएगा। जैसे एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ CH3 C≡O CH3, यहाँ पे लिख के दे देगा वो एग्जामिनर जिंक Hg सांद्र HCl। तो इसको देखते ही आपको पहचान जाना है कि ये कौन सा अपचयन है? क्लीमेंसन अपचयन। और इस अपचयन में हमें CO को किस में बदल देना है? CH2 में। तो CO को CH2 में बदल दो, क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH3। इस CO को आपने किस में बदल दिया? CH2 में। और CO को CH2 में बदलने के लिए आपने इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जोड़े? 2। और ये जो ऑक्सीजन है वो जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा? प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रोपेन। ठीक है। तो ये अपचयन कौन सा था? क्लीमेंसन अपचयन। और इसी प्रकार का एक और अपचयन है जिसका नाम है वुल्फ किस्नर अपचयन। तो नंबर 4 है वुल्फ किस्नर अपचयन। वुल्फ किस्नर अपचयन में हम ठीक इसी प्रकार से रिएक्शन लिखते हैं, बस अपचायक जो होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिया आपका ये एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे आपको 4H लिख देना है जैसा आपने लिखा, और नहीं लिखो तो भी चलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि CO को किस में बदलना है? CH2 में। ये 4H सिर्फ समझाने के लिए लिखा जाता है, बाकी आपको याद क्या रखना है कि CO किस में बदलता है? CH2 में। ये जो क्लीमेंसन अपचयन है वो आपने देखा अम्लीय माध्यम में होता है। कौन से माध्यम में होता है? अम्लीय माध्यम में होता है। लेकिन जो वुल्फ किस्नर अपचयन है वो क्षारीय माध्यम में होता है, और इसके लिए हम लेते हैं हाइड्रेजीन। NH2 को क्या कहा जाता है? हाइड्रेजीन। साथ में हम लेते हैं सोडियम एथॉक्साइड। तो ये है वुल्फ किस्नर अपचयन। काम वही होगा। कैसे देखिएगा, RCH2H। CO समूह किस में बदल गया? सर CH2 में बदल गया। CO समूह किस में बदल गया? CH2 में। प्लस क्या निकल जाएगा? H2O। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? RCH3 कहलाएगा। ठीक है, तो ये वुल्फ किस तरह अपचयन है। यदि आप यहाँ पे R लगाते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? R। जैसे मैं कीटोन लेता हूँ RCOR प्लस 4H। अब चाहे इस रिएक्शन का क्या है? NH2 और C2H5ONa। तो बताओ क्या बन जाएगा? RCH2R प्लस H2। ठीक है, तो ये कौन सा अपचयन था? वुल्फ किस्नर अपचयन। अब बात आती है कि सर क्लीमेंसन अपचयन और वुल्फ किस्नर अपचयन में अंतर क्या है। जब क्लीमेंसन अपचयन के द्वारा हम कार्बोनिल यौगिक से एल्केन बना पा रहे हैं तो फिर वुल्फ किस्नर अपचयन की क्या आवश्यकता होगी, तो इस पर भी हम थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिएगा,
मैंने लिखा RCHO, ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। RCHO एक क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। और यहां पर मैंने लिख दिया जिंक Hg सांद्र HCl, जिंक Hg सांद्र HCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, RCH2H, RCH2H, यानी हम कह सकते हैं RCH3 प्लस क्या बन जाएगा, H2। अब हमने लिया कीटोन RCOR और इसकी हमने रिएक्शन करवा दी जिंक Hg सांद्र HCl के साथ। तो क्या बनेगा, RCH2R प्लस H2। अब देखिएगा कीटोन से भी एल्केन बन रहा है और एल्डिहाइड से भी क्या बन रहा है, एल्केन। लेकिन हम जानते हैं, या आप बहुलक वाले चैप्टर में पढ़ोगे इसे, हालांकि बहुलक वाले चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक बात हम पढ़ते हैं बहुलक के अंदर कि एल्डिहाइड जो होते हैं वो अम्लीय माध्यम में अपचयन की बजाय बहुलकीकरण अधिक प्रदर्शित करते हैं, पॉलीमराइजेशन अधिक प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण से इसकी मात्रा कम प्राप्त होती है, कम मात्रा, और इसकी मात्रा क्या प्राप्त होती है, अधिक। इसलिए हम कहते हैं कि एल्डिहाइडों का क्लीमेंसन अपचयन उपयुक्त नहीं होता। क्लीमेंसन अपचयन किसके लिए उपयुक्त होता है, कीटोनों के लिए। क्लीमेंसन अपचयन किसके लिए उपयुक्त होता है, कीटोनों के लिए। एल्डिहाइड का जब आप क्लीमेंसन अपचयन करवाते हो तो जो आपको हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं वो कम मात्रा में प्राप्त होते हैं, लेकिन कीटोनों का जब आप क्लीमेंसन अपचयन करवाते हो तो आपको जो हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसलिए क्लीमेंसन अपचयन एल्डिहाइडों के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें वुल्फ किस्तर अपचयन की, वुल्फ किस्तर अपचयन में हम क्या करते हैं, RCHO और हाइड्रोजन लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। तो माध्यम कौन सा होता है, क्षारीय, और क्षारीय माध्यम में एल्डिहाइड बहुलकीकरण प्रदर्शित नहीं करेंगे, इसलिए इसकी मात्रा क्या प्राप्त होगी, उच्च प्राप्त होगी। तो बनेगा RCH3 प्लस H2, ये मात्रा क्या होगी, अधिक, ठीक है। और यदि हम कीटोन लेते हैं तो उसकी मात्रा भी क्या बनेगी, अधिक ही बनेगी, RCH2R प्लस H2, मात्रा क्या बनेगी, अधिक मात्रा में हमें ये प्राप्त होगा। इसका मतलब जो वुल्फ किस्तर अपचयन है वो क्लीमेंसन अपचयन की तुलना में ज्यादा श्रेष्ठ है। वुल्फ किस्तर अपचयन क्लीमेंसन अपचयन की तुलना में क्या है, ज्यादा श्रेष्ठ। इसके बाद में हमारा जो अगला अपचयन है वो है हुंग-मिन-लान अपचयन, हुंग-मिन-लान अपचयन। हुंग-मिन-लान अपचयन, इस अपचयन में हम क्या करते हैं, देखिएगा हम एक कार्बोनिल यौगिक ले लेते हैं और अपचय के रूप में हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो वुल्फ किस्तर अपचयन में हमने लिया था ना सोडियम एथॉक्साइड, उसके स्थान पर क्या लिया जाता है, KOH, और साथ में लिया जाता है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल। और रिएक्शन ठीक वैसे ही होती है जैसे हमने पहले करवाई, वुल्फ किस्तर में करवाई और क्लीमेंसन में करवाई। CO को किस पे बदल देना है, CH2 में, RCH2R प्लस H2। तो हुंग-मिन-लान अपचयन में हम क्या करते हैं, जो वुल्फ किस्तर अपचयन था उसमें तो हमने लिया था सोडियम एथॉक्साइड, हाइड्रोजन तो उसमें भी था, यहाँ पर हम सोडियम एथॉक्साइड की जगह क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ
एक और यहाँ पर हम रासायनिक पदार्थ लेते हैं जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। रिएक्शन ठीक वैसे ही होती है जैसे वुल्फ क्रिस्टल अपचयन में हमने करवाई और जैसे हमने क्लीमेंसन अपचयन में करवाई। CO समूह किस में परिवर्तित हो जाता है, CH2 में। अब बात आती है कि सर हुंग मिलनॉन अपचयन क्यों आया, क्योंकि देखिएगा जो त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक होते हैं, त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक। सर त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं? ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CO समूह पर बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हो, उनके लिए क्लीमेंसन अपचयन और वुल्फ क्रिस्टल अपचयन अच्छा नहीं होता, उत्पाद हमें कम मात्रा में प्राप्त होता है और इसलिए हम कौन सा अपचयन करवाते हैं, हुंग मिलनान अपचयन करवाते हैं। तो हुंग मिलनान अपचयन एक तरह से वुल्फ क्रिस्टल अपचयन का पूरक है, जिसमें हम ऐसे कार्बोनिल यौगिकों का भी अपचयन करवा सकते हैं जो त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक होते हैं। त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक का मतलब ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिस पर बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हो, जैसे यह एक त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिक है। इस कार्बोनिल यौगिक का यदि आप वुल्फ क्रिस्टल अपचयन करवाओगे, इस कार्बोनिल यौगिक का यदि आप वुल्फ क्रिस्टल अपचयन करवाओगे या फिर क्लीमेंसन अपचयन करवाओगे तो आपको उत्पाद कम मात्रा में प्राप्त होंगे। तो उस समस्या के समाधान के लिए कौन सा अपचयन दिया गया, हुंग मिलनॉन अपचयन। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हुंग मिलनॉन अपचयन क्यों आया, या इससे संबंधित ऐसी कोई बात पूछ ली जाए कि इसका ये हुंग मिलनॉन अपचयन क्यों दिया गया, तो आप कहोगे क्योंकि त्रिविम बाधित कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन वुल्फ क्रिस्टल अपचयन के द्वारा अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए इसका एक नया रूप दिया गया जिसे क्या कहा गया, हुंग मिलनॉन अपचयन। उसमें हम हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साथ में एथिलीन ग्लाइकोल का क्या करते हैं, उपयोग। रिएक्शन वैसे ही करवानी है, CO को किस में बदलना है, CH2 समूह में। इसके बाद में आज की अंतिम रिएक्शन रेड P प्लस HI द्वारा अपचयन। लाल फोस्फोरस, इसको कहते हैं लाल फोस्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है, देखिएगा इसमें भी हाइड्रोकार्बन बनते हैं, जैसे मैंने ले लिया ये एल्डिहाइड और यहाँ पे हम लिख देंगे HI। किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, लाल फोस्फोरस की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाई जाती है, लाल फोस्फोरस की उपस्थिति में। तो लाल फोस्फोरस की उपस्थिति में जब HI के द्वारा एल्डिहाइड का अपचयन होता है, जो उसके दोनों काम में आते हैं। तो देखो 2 H हो गए ना, एक H इस पे जोड़ देना है तो क्या बन जाएगा, RCH2। एक H तो था, एक को जोड़ दिया RCH2, और एक और H इसी पे जोड़ देना है तो बताओ कितने H हो जाएंगे इसके ऊपर, 3। तो RCH, ये दोनों H किस पे जोड़ देने हैं, इसके ऊपर, तो क्या बन जाएगा RCH3 प्लस आयोडीन कितने हैं, 2। तो आयोडीन को बाहर निकाल देना है और ये जो ऑक्सीजन है ये भी जल के रूप में बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम कितने HI काम में लेंगे, 4 HI। तो 4 HI के साथ जब रिएक्शन करवाई जाती है तो RCH किस में बदल जाएगा, RCH3 में, और आयोडीन जो है वो 2 आयोडीन के रूप में बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा, H2। तो ध्यान रखिएगा, लाल फोस्फोरस और HI के साथ जब हम किसी कार्बोनिल यौगिक का अपचयन करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और आपको कितने HI काम में लेने हैं, 4 HI काम में लेने हैं। 4 HI काम में लोगे तो 2 H तो इस पे जोड़ देना, तो RCH किस में बदल जाएगा, RCH3 में, और 2 H इस ऑक्सीजन पे जोड़ के जल का अणु बाहर निकाल देना और एक क्या बन जाएगी, आयोडीन। आयोडीन के कितने अणु बनेंगे, 2 अणु बनेंगे। तो ये हमने बात कर ली कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन की। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।